journal entries in the books of अब किसका बिजनेस है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमको दिख जाएगा गुप्ता स्टार्टेड बिजनेस, दैट मींस ये बिजनेस गुप्ता का है, तो हमें गुप्ता के बिजनेस के लिए एंट्रीज करनी है। तो मैं लिखती हूँ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स गुप्ता। मेसर्स अगर मैं ये टर्म यूज करती हूँ दैट मींस बिजनेस ऑफ गुप्ता, इसीलिए जब भी हम जर्नल एंट्रीज लिखते हैं तो वहाँ मेसर्स ये वर्ड मेसर्स टर्म यूज होनी चाहिए। तो लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स गुप्ता। Draw the format of journal, date, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount. Now ledger folio column is clear to all. Ledger folio means page number, ledger means account, ये account जिस ledger book में जिस पेज नंबर पे आपने ओपन किए हैं वो पेज नंबर वहाँ लिखा जाता है, ठीक। बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू की कॉलम आपके लिए हमेशा ब्लैक रहेगा। डेट, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount। फास्ट बढ़ते हैं आगे। Now Gupta started business with cash rupees 4 lakhs। Definitely that means गुप्ता ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब गुप्ता ने इस बिजनेस में मनी इन्वेस्ट किया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दैट मींस मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय गुप्ता। तो 4 लाख रुपीस बिजनेस को मिले। अकाउंटिंग पर्पस के लिए मुझे हर एक ट्रांजैक्शन को डिसीजन लेने के लिए सोचना पड़ेगा बिजनेस के एंगल से, ना कि गुप्ता के एंगल से। इन दिस ट्रांजैक्शन बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट। हम डायरेक्टली इस ट्रांजैक्शन अकाउंट में से अकाउंट इन्वॉल्व सोच रहे हैं, हम उसके लिए सेपरेट कॉलम्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। दैट मींस गुप्ता इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस, गुप्ता इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस, उस इन्वेस्टेड अमाउंट को कहा जाता है कैपिटल, दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैपिटल। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि गुप्तास कैपिटल, कैपिटल रिप्रेजेंट ओनर्स अकाउंट, कैपिटल इन्वेस्टेड ओनर्स अकाउंट, दैट मींस इन्वेस्ट कौन करेगा, ओनर ही करेगा ना। दैट मींस कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट है, ओनर का अकाउंट है, इसीलिए वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। देन कैश इज रियल अकाउंट। फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेस we take the decision from the angle of business whether cash real account है, that means coming in for the business and going out for the business in first transaction। in first transaction अगर मैं चेक करती हूँ तो cash is coming in for the business and rule says debit what comes in, इसीलिए cash को किया जाता है debit। capital, capital means personal account, that means owner's account। मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो जब भी गुप्ता बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट को कहा जाता है कैपिटल। एक डाउट था रिद्धिमा का कि क्या ओनर सिर्फ इनिशियल ही कंट्रीब्यूट कर सकता है क्या, तो आंसर इज नो। बिजनेस में ओनर कभी भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, वो जब भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उस इन्वेस्टेड अमाउंट को टर्म यूज किया जाएगा ऑलवेज कैपिटल। तो चाहे गुप्ता ने फर्स्ट डे को इन्वेस्ट किया हो या बीच में कहीं भी इन्वेस्ट किया हो, आफ्टर 6 months, आफ्टर 8 months, money invested in the business by the owner is termed as capital। Then capital is personal account, that invested amount is refundable by business to owner at the time of winding up of the business। मैंने क्या कहा, ये इन्वेस्टेड अमाउंट बिजनेस को जो मिलता है, ये इन्वेस्टेड अमाउंट बिजनेस वापस करती है ओनर को। कब, जब बिजनेस बंद होगा तब ये अमाउंट बिजनेस को वापस करनी पड़ती है। बिजनेस एंड ओनर, दिस टू आर डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इन दोनों को अलग अलग ही ट्रीट करना है। बिजनेस को पैसा मिल रहा है, गुप्ता से मिल रहा है, ये अमाउंट गुप्ता को वो वापस करेगी जब बिजनेस बंद होगा। दैट मींस कैपिटल अकाउंट का सेकंड
करते हैं। अब हम थोड़ा सा अकाउंटिंग नॉलेज हमको आ चुका है, तो मैं सेकंड रूल अप्लाई करती हूँ। डेबिट फ्रॉम whom money is receivable and credit to whom money is payable. That capital amount is refundable to Gupta at the time of winding up of the business. यानी जो भी 4 लाख रुपीस मिले हैं बिजनेस को, इन फ्यूचर ये अमाउंट उसको वापस करनी है। कब वापस करेंगे? जब बिजनेस बंद होगा। दैट मींस अमाउंट इज पेएबल टू गुप्ता एंड द रूल सेज क्रेडिट टू whom money is payable. चेक कर लो रूल्स क्या है। पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर तो है, पर ये अमाउंट इन फ्यूचर आपको करनी क्या है? पेएबल है। तो सेकंड रूल सेज डेबिट फ्रॉम whom money is receivable and credit to whom money is payable. That means capital amount is always payable to owner at the time of winding up. जितने भी कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट किए वो सारे अमाउंट इज पेएबल टू ओनर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। इसीलिए कैपिटल अमाउंट इज ऑलवेज पेएबल, इसलिए हमेशा वो क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। ठीक, तो करते हैं, मेरे पास कैश डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है। फर्स्ट एंट्री सबको आता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट इज 4 lakhs। Being cash invested, narration always हम स्टार्ट करेंगे being के वर्ड से। being business started, अगर आपने लिखा होगा being cash invested या being capital contributed सब चलता है, बट जो नरेशन है वो आपका ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन, उसको सोचते हुए मुझे उस नरेशन को फॉर्म करना है। being business started, being cash invested, being amount contributed by owner लिख सकते हो। then second transaction simple cash deposited in bank, जितना भी अमाउंट मिला उसमें से 1 लाख रुपीस हमने बैंक में डिपॉजिट किए। दैट मींस 2 अकाउंट्स इन्वॉल्वड इन दिस ट्रांजैक्शन इज कैश अकाउंट, क्योंकि कैश डिपॉजिट हो रही है, बैंक में डिपॉजिट हो रही है। दैट मींस सेकंड अकाउंट इज बैंक अकाउंट, कैश इज रियल एंड बैंक इज पर्सनल। सबको मालूम है बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, क्यों? क्योंकि हम बैंक के साथ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं, इसलिए बैंक होता है पर्सनल अकाउंट। टेक द डिसीजन ऑफ कैश एंड बैंक। कैश रियल अकाउंट है तो अप्लाई रूल ऑफ रियल अकाउंट टू कैश। कैश को आपको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। रूल ऑफ रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन सेकंड ट्रांजैक्शन whether cash is coming in for the business or cash is going out for the business, in second transaction cash is going out and the rule says credit what goes out, cash को किया जाएगा क्रेडिट, इसीलिए बैंक को किया जाएगा डेबिट। बट अप्लाई द रूल फॉर बैंक। बैंक पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इन सेकंड ट्रांजैक्शन whether cash is receiver, whether bank is receiver of cash or bank is giver of cash। second transaction में बैंक को पैसा मिल रहा है, that means bank is receiver, debit the receiver, इसीलिए एंट्री में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो क्रेडिट है उसको। सबसे पहले तो मेरी एंट्री रिकॉर्ड होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट इज 1 लाख, ये हम रोज कर रहे हैं फर्स्ट एंट्रीज। being cash deposited in बैंक या being cash deposited, अगर आपको और लिखना है तो being cash deposited in बैंक। then second paid salary by check, underline by check। paid salary by check, check means payment made by check, यानी हमने सैलरी पे किया बट किस फॉर्म में पे किया? कैश के फॉर्म में नहीं, हमने चेक दिया। अब
कैसे इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व लेने हैं। लास्ट पीरियड में हमने देखा सैलरी किसी ना किसी को तो पे होती है, बिजनेस एम्प्लॉइज को सैलरी पे करता है, उन्होंने जो सर्विसेज दी है उस सर्विसेज के अगेंस्ट बिजनेस को उनको अमाउंट पे करनी पड़ती है, तो वो जो अमाउंट हम एम्प्लॉइज को पे करते हैं उसे हम सैलरी कहते हैं। बट रूल कहता है बिजनेस में कि जितने भी एम्प्लॉइज होंगे उन सबके आपको सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो सबको आपने एक ही पेमेंट किया है सैलरी, तो सबके लिए एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, दैट इज सैलरी अकाउंट। तो चाहे आप किसी को भी सैलरी पे करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन में वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज सैलरी अकाउंट। सारे एम्प्लॉइज के लिए एक ही अकाउंट मेंटेन किया, दैट इज सैलरी। अब ये सैलरी पेड बाय चेक, यानी हमने कैश में पेमेंट किया कि हमने उनको चेक दिया, चेक दिया है ना। तो सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट मेड बाय चेक। जब भी आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो चेक अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं होता। चेक दिया यानी पेमेंट कहां से होने वाला है, बैंक में से होने वाला है, आपका बैंक बैलेंस कम होने वाला है, इसीलिए मेंटेन करो बैंक अकाउंट। दैट मींस 2 accounts involved, salary paid by check in this transaction is salary, पे हो रही है इसलिए सैलरी अकाउंट, चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है इसलिए सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज बैंक अकाउंट, जिसमें से बैंक इज पर्सनल अकाउंट। नो, बैंक में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, दैट इज बैंक इज पर्सनल अकाउंट। सैलरी which type of account is, तो वो ट्रांजैक्शन ही आपको बताएगा। सैलरी पे हो रहा है ना, यानी हमने पेमेंट किया है ना, तो हमारे लिए वो एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस है इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट है। तो सैलरी जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस पे करता है, एक्सपेंसेस में जिनके लिए हमको पेमेंट करना पड़ता है वो सारे एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट, दैट्स व्हाई सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब मुझे इसको डिसीजन देना है डेबिट एंड क्रेडिट का, तो सैलरी नॉमिनल है तो उसको मुझे नॉमिनल अकाउंट का ही रूल अप्लाई करना पड़ेगा। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फॉर बिजनेस सैलरी पे किया है, दैट इज फॉर बिजनेस के लिए पैसा बाहर जा रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, दैट मींस इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस and the rule says debit all expenses। अब बैंक को मुझे डेबिट क्रेडिट करना है, सैलरी डेबिट हुआ यानी बैंक तो पक्का क्रेडिट, बराबर है। अब रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक पर्सनल अकाउंट। ये सैलरी का पेमेंट किसके थ्रू होगा, कैश बॉक्स में से हमने कैश पे किया या हमने बैंक में से पेमेंट किया, बैंक में से पेमेंट किया यानी सैलरी का पेमेंट। हु इज गिवर ऑफ दिस पेमेंट, बैंक इज गिवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक को किया जाएगा क्रेडिट। यानी इस ट्रांजैक्शन में सैलरी डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ, फॉर्म करते हैं एंट्री, जो डेबिट हुआ उसको फर्स्ट लाइन में सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000, yes, big salary, add down the narration, big salary paid by check। प्रैक्टिकली वो चेक का नंबर भी लिखा जाता है, that means being salary paid by check number this। बट मुझे अभी यहाँ चेक नंबर तो कुछ दिया नहीं है तो मैंने नरेशन लिखा being salary paid by check। Now, fourth, paid rent to Kishore। Who is Kishore? जिसको मैंने रेंट पे किया, that means वो लैंडलॉर्ड है, बराबर है, वो ओनर है जिसके अगेंस्ट मैंने उसको रेंट पे किया, लैंडलॉर्ड है किशोर। सपोज हो सकता है बिजनेस जिस बिल्डिंग में हम बिजनेस कर रहे हैं वो बिल्डिंग हमने रेंट पे लिया, तो वो रेंट मुझे वो उसके लैंडलॉर्ड को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब हमें बताओ, आपको सोचना है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर,
मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपको सोचना है। वेदर रेंट पे किया है दैट इज कैश के फॉर्म में पे करेंगे, तो कैश तो पक्का है। सेकंड अकाउंट रेंट अकाउंट लूं या किशोर अकाउंट लूं, ये पहले आप सोचेंगे। वन अकाउंट इन्वॉल्व इज कैश अकाउंट, ये तो कंफर्म है क्योंकि मैंने रेंट पे किया तो मैं या तो कैश के फॉर्म में पे करूंगी, नहीं तो चेक के फॉर्म में पे करूंगी। चेक में पेमेंट किया ऐसा दिया हुआ नहीं है जैसे प्रीवियस ट्रांजैक्शन में दिया था, पेड सैलरी बाय चेक, ऐसा यहाँ नहीं दिया है कि पेड रेंट बाय चेक, यानी चेक के थ्रू पेमेंट नहीं हुआ। यानी हमने कैश पे किया, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट। ये कैश किस पर्पस के लिए पे हो रही है, रेंट के लिए, बट किशोर को पे हो रही है। तो क्या मैं सेकंड अकाउंट रेंट अकाउंट लूं या किशोर अकाउंट लूं, जो भी आपके मन में आंसर है उसका लॉजिक भी आपके पास होना चाहिए। ठीक, सोच लिया सबने? करेक्ट आंसर इज हम किशोर अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं करेंगे। रूल कहता है कि जो भी एक्सपेंस आप पे करते हो, जिसे भी पे करते हो, उसका अकाउंट आप मेंटेन नहीं करते हो, वो एक्सपेंस अकाउंट आपको मेंटेन करना होता है। इट इज अ रूल। नॉमिनल के ट्रांजैक्शन में यानी एक्सपेंस और इनकम के ट्रांजैक्शन में अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंस इनकम अकाउंट में से वो पर्सनल अकाउंट कभी भी मेंटेन नहीं होता। इसके पीछे लॉजिक है, जब हम लेजर करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक, कभी भी पर्सनल अकाउंट को एक्सपेंस और इनकम के ट्रांजैक्शन में आपको इग्नोर करना है। अगर आपने रेंट पे किया है तो आपको रेंट अकाउंट इन्वॉल्व लेना है। कैश इज रियल एंड रेंट इज नॉमिनल। बढ़ते हैं आगे, तो हम लेते हैं डिसीजन पहले कैश के लिए। कैश इज रियल अकाउंट, अप्लाई द रूल ऑफ रियल फॉर कैश। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेदर इन दिस ट्रांजैक्शन कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट। हमने रेंट पे किया, दैट मींस कैश इज गोइंग आउट, मैंने मेरे पॉकेट से पेमेंट बाहर गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दैट्स व्हाई रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कैश क्रेडिट हुआ है, रेंट डेबिट होगा। अप्लाई द रूल फॉर रेंट, नॉमिनल है तो मुझे उसको नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। डेबिट व्हाट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रेंट के लिए मुझे सोचना है वेदर इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस और वेदर इट इज इनकम फॉर द बिजनेस, क्योंकि रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। हम रेंट पे कर रहे हैं, दैट मींस इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस और इसीलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जो डेबिट है उसको हमें फर्स्ट लाइन में लिखना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5000 being rent paid, being rent paid by cash, or in narration you may read or being rent paid to Kishore. ठीक, आगे। Now next transaction, purchased computer। काफी सारे डाउट्स अभी भी है, मुझे मालूम है। परचेस्ड कंप्यूटर है, बिजनेस ने कंप्यूटर परचेस किया। अब ध्यान से सुनो, जो भी हम खरीदते हैं उसके दो पर्पस हो सकते हैं। या तो हमने परचेस किया फॉर सेलिंग पर्पस, या तो हमने परचेस किया फॉर यूज। अच्छे से सुनना है और आज ही क्लियर करना है। जो भी चीज हम खरीदते हैं उस परचेस करने के हो सकते हैं बिजनेस के दो पर्पस है। या तो जो चीज खरीदा है हमने बेचने के लिए, the thing which we purchase for selling purpose, और the thing which we purchase for use। दोनों में से कोई ना कोई एक पर्पस होता है। हमको कैसे समझेगा कि ये सेलिंग के लिए परचेस किया या ये यूज के लिए परचेस किया, तो हमको एक हिंट
दी जाती है क्वेश्चन में। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको हिंट दी जाती है। अगर वो सेलिंग पर्पस के लिए परचेस होता तो यहाँ कंप्यूटर मेंशन नहीं होता, वहां डायरेक्टली क्या मेंशन होता, गुड्स की वर्ड मेंशन होता। यानी अगर मेरी कंप्यूटर की शॉप है तो मैं कंप्यूटर क्यों परचेस करूंगी, सेल करने के लिए परचेस करूंगी। तब मुझे ट्रांजैक्शन में आपको जर्नल एंट्री फॉर्म करने के लिए कभी कंप्यूटर लिखा होता क्या, नहीं, आपको क्या लिखा मेंशन होता, गुड्स ये वर्ड मेंशन होता। एक बार वापस, जो चीज हम परचेस करते हैं सेल करने के लिए या जो चीज हम परचेस करते हैं यूज करने के लिए, जो भी हम परचेस करते हैं उसका पर्पस होता है। अब कॉलेज ने ये डेस्क बेंचेस परचेस किए तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस है ना, सेल करने के लिए या यूज करने के लिए। तो ये डेस्क बेंचेस कॉलेज यूज करने के लिए परचेस कर रहा है। तो जो चीज हम खरीदते हैं बेचने के लिए, अगर इस पर्पस पे आपने परचेस किया तो आपको ट्रांजैक्शन में समझेगा कैसे कि ये सेलिंग पर्पस के लिए या यूज करने के लिए, तो वहां परचेस के आगे लिखा रहेगा गुड्स। Goods means the thing which we purchase for selling purpose. Goods अगर नहीं है ट्रांजैक्शन में तो आपको समझना है कि ये जो भी मैंने परचेस किया वो यूज करने के लिए परचेस किया। अगर सेलिंग पर्पस के लिए होता तो गुड्स मेंशन होता। अब इस ट्रांजैक्शन में देखो परचेस के आगे क्या लिखा है, कंप्यूटर, गुड्स नहीं है। यानी कंप्यूटर जो आपने परचेस किया है वो यूज करने के लिए परचेस किया, ना कि सेलिंग पर्पस के लिए। ये क्लियर है आप सबको? ठीक, अगर हम परचेस करेंगे सेलिंग पर्पस के लिए तो हमको क्वेश्चन में समझेगा कैसे कि ये सेलिंग के लिए परचेस किया या यूज के लिए परचेस किया। तो आपको परचेस के आगे गुड्स अगर लिखा है तो वो सेलिंग पर्पस के लिए है, गुड्स अगर नहीं है तो वो यूज करने के लिए है। देखो फिफ्थ ट्रांजैक्शन, परचेस के आगे क्या लिखा है, गुड्स की कंप्यूटर। कंप्यूटर यानी बिजनेस ने ये जो कंप्यूटर परचेस किया वो सेलिंग पर्पस के लिए कि यूज के लिए, यूज के लिए। अब समझाए? ठीक, अब जो भी चीज हम यूज करने के लिए परचेस करते हैं तो उसका अकाउंट मेंटेन करो, क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं एवरी ईयर। तो अगर परचेस कंप्यूटर है तो मुझे वन अकाउंट इन्वॉल्व लेना पड़ेगा, कंप्यूटर अकाउंट, ना कि परचेस अकाउंट। परचेस सेल हम तभी अकाउंट इन्वॉल्व में लेंगे जब गुड्स लिखा होगा। गुड्स अगर नहीं है तो जो चीज आप खरीद रहे हैं उसका अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कंप्यूटर परचेस किया तो कंप्यूटर अकाउंट मेंटेन करो, फर्नीचर परचेस किया दिया है तो फर्नीचर अकाउंट मेंटेन करो, बिल्डिंग परचेस किया ऐसा दिया है तो बिल्डिंग अकाउंट मेंटेन करो। बट अगर परचेस गुड्स लिखा है तो परचेस अकाउंट मेंटेन करो, सोल्ड गुड्स लिखा है तो सेल अकाउंट मेंटेन करो। तो वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कंप्यूटर। अब ढूंढो सेकंड अकाउंट। मैंने कंप्यूटर परचेस किया, फ्री में परचेस करूंगी क्या, नहीं, मुझे उसके अगेंस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा। लेट मी सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट। अब मुझे पता है, हम सबको मालूम है कि कैश दिखता है, दैट मींस इट इज रियल अकाउंट। कंप्यूटर व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट इज, वेदर इट इज पर्सनल, उसके साथ हम मॉनेटरी एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं क्या, नहीं, पैसे का लेन देन में कंप्यूटर के साथ नहीं कर सकती। पर क्या मुझे कंप्यूटर दिखता है क्या, यस, दैट मींस कंप्यूटर इज आल्सो अ रियल अकाउंट जो हम देख सकते हैं। वो पर्सन नहीं है ना, देख सकते हैं, दैट मींस इट इज रियल अकाउंट। तो देखो कंप्यूटर रियल है और कैश भी रियल है, यानी मुझे दोनों को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों के लिए सेम ही रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोनों के लिए आपको कम्स इन गोज आउट सोचना है। वेदर इन दिस ट्रांजैक्शन, मैंने जब परचेस किया कंप्यूटर तो व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट इन दिस ट्रांजैक्शन। कंप्यूटर इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट। कंप्यूटर आएगा, बिजनेस ने कंप्यूटर खरीदा, यानी कंप्यूटर आएगा और पेमेंट करना पड़ेगा, दैट मींस कैश इज गोइंग आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर इज कमिंग इन एंड
credit what goes out, cash is going out. तो in this transaction computer account debit and cash account credit, इसको हम जर्नल में फॉर्म करेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000 being computer purchased then next transaction purchase, sixth transaction purchase goods लिखा है ना, यानी जो भी कुछ खरीदा है, अब हमको नहीं मालूम इनके लिए क्या गुड्स है, जो भी खरीदा है वो किस पर्पस के लिए परचेस किया है, सेलिंग पर्पस के लिए। मुझे कैसे समझा, क्योंकि यहाँ टर्म यूज की है गुड्स। जो भी कुछ खरीदा है गुप्ता ट्रेडर्स ने वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पर्पस के लिए परचेस किया, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में टर्म यूज किया है गुड्स। और जब गुड्स अकाउंट रहेगा तो वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज परचेज। उसके साथ क्या लिखा है, परचेज, दैट इज वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज परचेज। देन ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया है, तो वो परचेज कैश परचेज होगा या क्रेडिट परचेज होगा, तो आंसर इज क्रेडिट परचेज। यानी मीनल से जो हमने गुड्स परचेज किए हैं वो क्रेडिट पे यानी उधारी पे गुड्स परचेज की है, यानी हमने मीनल को आज पेमेंट नहीं किया क्योंकि पर्सन का नाम दिया है, यानी वो क्रेडिट परचेज। मीनल को हमने आज पेमेंट नहीं किया, यानी सेकंड अकाउंट कैश अकाउंट नहीं ले सकते क्योंकि हमने आज पेमेंट किया ही नहीं। हमको जर्नल बुक पे डेट वाइज एंट्री करनी है, जिस डेट को मैंने गुड्स परचेस किए उस डेट को हमने मीनल को पेमेंट नहीं किया, इसलिए सेकंड अकाउंट हम कैश नहीं ले सकते। मीनल से पेमेंट परचेस किया, दैट इज सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज मीनल, एंड मीनल ये पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वो पर्सन है। Purchase, which type of account is, whether personal, real or nominal? Purchase is nominal, why? क्योंकि it is expense for the business. आज नहीं किया पेमेंट पर फ्यूचर में पेमेंट करना है ना, यानी जिसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट करना है वो मेरे लिए बन जाता है एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस है इसीलिए बन गया कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब रूल अप्लाई करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। परचेस मेरे लिए रहेगा एक्सपेंस, इसीलिए डेबिट। परचेस किया यानी आज पेमेंट नहीं किया बट फ्यूचर में करना है, इट मींस इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। परचेस डेबिट हुआ यानी मीनल क्या होगा, क्रेडिट। रूल अप्लाई करते हैं। हमने मीनल को आज पेमेंट किया है क्या, नहीं, आज नहीं किया बट मुझे मीनल को फ्यूचर में करना पड़ेगा ना, तो सेकंड अकाउंट पर्सनल अकाउंट का सेकंड रूल है, डेबिट फ्रॉम whom money is receivable, क्रेडिट टू whom money is payable। आज पेमेंट नहीं किया बट फ्यूचर में मुझे मीनल को पेमेंट करना है, दैट मींस इन फ्यूचर अमाउंट इज पेएबल टू मीनल, एंड रूल कहता है क्रेडिट टू whom money is payable। तो परचेज डेबिट हुआ तो मीनल को क्रेडिट ही करना है, ऐसा भी सोच सकते हैं। लिखते हैं एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट $20,000 to मीनल अकाउंट क्रेडिट $20,000 being goods purchased, being goods purchased on credit, being goods purchased on credit from मीनल, लिख सकते हैं। Then next $7 cash
paid to Minal. Cash paid to Minal. That means who paid money to Minal? Business paid. अच्छा क्यों पे किया होगा मिनल को पेमेंट? ऐसे ही मिनल अपनी फ्रेंड है करके उसको पेमेंट किया कि कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था? मिनल के साथ क्रेडिट परचेस हुआ था, यानी हमने गुड्स मिनल से क्रेडिट पे परचेस की थी, यानी मिनल को पेमेंट करना था ना। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या दिया है कि पेमेंट मेड टू मिनल, दैट मींस कैश पेड टू मिनल, कुछ अमाउंट हमने मिनल को पे कर दी है। कितना अमाउंट मिनल को पे किया है? 10,000 करना था 20, बट आज हमने कितना पे किया है? 10,000 हो सकता है रिमेनिंग अमाउंट हम फ्यूचर में और आगे जाके पे कर सकते हैं। आज हमने क्या किया? सेकंड ट्रांजैक्शन में अमाउंट पेड टू मिनल यानी कैश पेड टू मिनल हमने 10,000 रुपए मिनल को दे दिए। मिनल के साथ ट्रांजैक्शन हुआ था, उसका अमाउंट मैंने मिनल को पे नहीं किया था, तो वो जो भी टोटल अमाउंट था उसमें से 10,000 रुपीस हमने मिनल को पे कर दिए। अब ये ट्रांजैक्शन में सोचते हैं टू अकाउंट्स इन्वॉल्व। कैश पे हो रहा है, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट जो रियल है। किसे पे हो रहा है? मिनल को पे हो रहा है, दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज मिनल अकाउंट। बाकी कोई अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में है ही नहीं। कैश पेड टू मिनल, कैश पे हो रही है, मिनल को पे हो रही है, दैट मींस टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर कैश एंड मिनल, जिसमें से मिनल पर्सनल है, कैश रियल है। सोचते हैं बिजनेस के लिए कैश पेड टू मिनल, दैट मींस फॉर बिजनेस कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट। In this transaction cash is going out, इसलिए कैश को किया जाएगा क्रेडिट। यानी मिनल को क्या किया जाएगा? डेबिट। मिनल पर्सनल अकाउंट है तो सोचो पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसको पैसा मिल रहा है, that means मिनल इज रिसीवर ऑफ कैश एंड द रूल सेज डेबिट द रिसीवर। मिनल अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा, इसीलिए एंट्री पास होगी मिनल अकाउंट डेबिट। Amount is 10,000. Being cash paid या being cash paid to मिनल। अभी भी मिनल को 10,000 रुपीस पेमेंट करना बाकी है, हमने आज नहीं दिया, कब करेंगे हमको मालूम नहीं, ठीक, क्योंकि हमको वो ट्रांजैक्शन दिया ही नहीं। टोटल मिनल के साथ 20,000 का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसमें से हमने 10,000 रुपीस पे कर दिए हैं। अभी भी मिनल को पार्ट पेमेंट करना बाकी है, कब करेंगे हमको दिया नहीं है, तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक, आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, यानी कैश फ्रॉम बिजनेस यानी बिजनेस के कैश बॉक्स में से कैश विथड्रॉ हुआ, यानी पैसा निकाला गया फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के कैश बॉक्स में से 15,000 रुपीस निकाले जाएंगे। ये राइट किसको है? आउटसाइडर आके आपके कैश बॉक्स में से पैसा विथड्रॉ करेगा कि सिर्फ ओनर करेगा? आंसर इज ओनर को ही ये राइट है कि कैश बॉक्स में से वो अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर के जा सकता है। ये 15,000 घर ले जाने के बाद उसमें से वो क्या करता है, इसके लिए बिजनेस का कोई संबंध नहीं, बट बिजनेस के कैश बॉक्स में से तो 15,000 रुपीस निकाले गए ना। बिजनेस के कैश बॉक्स में से विथड्रॉ हुआ है अमाउंट, तो बिजनेस को ये ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। कैश बॉक्स में से कैश विथड्रॉ हुई है, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट। किसने विथड्रॉ किया? आउटसाइडर ने कि गुप्ता ने? ओनर ने, दैट इज गुप्ता ने विथड्रॉ किया, दैट द सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज गुप्ता's account. But in this transaction, Gupta invested the money in business और Gupta withdraw the money from the business. Transaction कहता है withdrew यानी उसने withdraw किया। अगर वो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है तो उसे मैं कैपिटल कहती हूँ, बट यहाँ उसने इन्वेस्ट नहीं किया, यहाँ से उसने क्या किया? विथड्रॉ। देखो लास्ट पीरियड का ट्रांजैक्शन सबको याद आ रहा है। Money invested in the business by the owner is called as capital, but money withdrawn from the
बाय द ओनर इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स, यानी सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज ड्रॉइंग्स, यानी किसका अकाउंट, गुप्ता का ही अकाउंट है, यानी वही बन गया पर्सनल अकाउंट। कैश दिखती है यानी रियल अकाउंट। डिसीजन लेते हैं पहले कैश में, इजी जाता है। कैसे डिसीजन लेंगे? कैश विथड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, यानी इन दिस ट्रांजैक्शन कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए ड्रॉइंग्स को किया जाएगा डेबिट। रूल अप्लाई करो ना, गुप्ता लेकर के गया, दैट मींस फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेस गुप्ता इज रिसीवर ऑफ कैश, वो लेकर के जा रहा है, गुप्ता को पैसा मिल रहा है। डेबिट द रिसीवर, इसलिए ड्रॉइंग्स को किया जाएगा डेबिट, इसीलिए ट्रांजैक्शन में हम एंट्री फॉर्म करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, डायरेक्टली हम ड्रॉइंग्स लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट। 15,000 being cash withdrawn for personal use, लिख सकते हो। अब देखो 9 क्या लग रहा है आपको? गिफ्टेड रुपीज 10,000 to wife from business. It is business transaction or it is personal transaction? वो उसने अपने वाइफ को गिफ्ट दिया, ये उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन हुआ, बट पर्सनल ट्रांजैक्शन मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करने हैं, बट ये जो 10,000 रुपीज उसने गिफ्ट दिया वो किसमें से दिया? फ्रॉम बिजनेस, यानी बिजनेस के कैश बॉक्स में से उसने 10,000 रुपीज लिए और अपने वाइफ को गिफ्ट दिया। ये उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, बट ये 10,000 रुपए बिजनेस में से निकाले जा रहे हैं ना। कौन विड्रॉ करेगा ये 10,000 रुपीज? किसको राइट है ये 10,000 रुपीज विड्रॉ करने का? आउटसाइडर को कि ओनर को? ओनर को, यानी ये 10,000 विड्रॉ किसने किया? गुप्ता ने किया, यानी मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ओनर। दिस ट्रांजैक्शन क्या बताता है? उसने मनी इन्वेस्ट किया कि उसने मनी विड्रॉ किया? विड्रॉ किया, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि जो मनी हम विड्रॉ करते हैं उसमें टर्म देते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कौन करेगा? गुप्ता करेगा, यानी ये पर्सनल अकाउंट है। बिजनेस में से उसने 10,000 रुपए निकाले हैं, तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होगा ही होगा, क्योंकि बिजनेस की कैश बॉक्स में से कैश जा रहा है। दैट मींस सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट, जो रियल है। अब वो 10,000 रुपए अपने वाइफ को दे या अपने बच्चों को दे या वाइफ को ज्वेलरी खरीदे, उसका बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं है। बिजनेस क्या सोचेगा कि मेरे अकाउंट से गुप्ता ने पैसा विड्रॉ किया, दैट मींस वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैश विड्रॉ किया, यानी सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट। कैश के लिए डिसीजन सबसे पहले हम लेते हैं फॉर बिजनेस कैश इज गोइंग आउट, 10,000 रुपए वो लेकर के जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुप्ता लेकर के जा रहा है, यानी गुप्ता इज रिसीवर। ओनर अगर बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है तो उसमें कैपिटल कहूंगी, बट यहाँ उसने क्या किया? विड्रॉ किया, तो मैं उसको क्या टर्म दूंगी? ड्रॉइंग्स, और इसीलिए एंट्री पास होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और इतना याद रखना, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट ही होता है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है, आप ऐसा भी याद रख सकते हो। 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 being amount withdrawn। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि उसने अपने वाइफ को गिफ्ट दिया। फॉर बिजनेस मनी विड्रॉन बाय द ओनर। अब वो वाइफ को गिफ्ट दे, ज्वेलरी दे, क्या करे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मनी अमाउंट being amount withdrawn by owner या being amount withdrawn। ठीक ठीक, 9 एंट्री तक जो भी डाउट होंगे पूछना है, क्लियर होना चाहिए, और फिर हम बढ़ेंगे आगे। थैंक यू।